नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें ये 72वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम जापान का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। जापान के प्रादेशिक अध्ययन में हमने जापान की स्थिति एवं विस्तार जो है, लोकेशन एक्सटेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। जापान एक द्वीपीय देश है, एशिया के पूर्वी भाग में स्थित प्रशांत महासागर में, जो कि एशिया की मुख्य भूमि से चीन सागर के जो जापान सागर के द्वारा अलग होता है, जापान सागर, और इधर इसके पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर का विस्तार है। पश्चिमी भाग में जापान सागर और पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर का विस्तार है। 4 मुख्य द्वीप हैं, इसके अलावा अन्य छोटे छोटे द्वीप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। लगभग जो यहाँ पर 1750 द्वीप हैं, उनमें से मुख्यतः जो बड़े द्वीप हैं वो 4 ही द्वीप हैं: होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोकू द्वीप और क्यूशू द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है, उसके बाद में होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू द्वीप हैं वो क्रम से। और इनमें 5वें नंबर का भी एक द्वीप है जिसका नाम ओकिनावा द्वीप है। तो इस प्रकार से ये जो 4 द्वीप हैं, विशेषतः ये माने कि मुख्य जो विस्तार इसका है वो 4 द्वीपों पर ही ज़्यादा है। उनके क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, जो कि जापान के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग है, वो इसके अंतर्गत ही जापान के कुल जो क्षेत्रफल है उसका 61% भाग है वो होन्शु द्वीप के अंतर्गत आता है। इसके अलावा होक्काइडो द्वीप है, वो लगभग 22% क्षेत्र जो है जापान का उसके ऊपर फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त जो जापान के कुल क्षेत्रफल में देखें, क्यूशू द्वीप का योगदान है वो 11.1 है, और शिकोकू द्वीप है वो जापान के कुल क्षेत्रफल का मात्र 5% भाग रखता है। तो इस प्रकार से इसकी जो स्थिति एवं विस्तार है, जैसे अक्षांशीय विस्तार हमने देखा, अक्षांशीय विस्तार जो है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये फैला हुआ है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 129 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 146 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य जापान का विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो देशांतरीय विस्तार है वो 129 से लेकर के 146 डिग्री, और अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है उच्चावच। जापान के रिलीफ या उच्चावच जिसको हम कह सकते हैं। जापान, जैसे कि हम जानते हैं, अनेक द्वीपों का समूह है। द्वीपों में फैला है, अर्थात द्वीप समूह है। तो जापान है वो अनेक जो द्वीप हैं उनमें फैला हुआ है। इसके कारण इसको हम क्या कह सकते हैं, अनेक द्वीपों का समूह होने के कारण इसको जापान द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। ये चापाकार रूप में फैले हुए हैं, एक चाप के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा में ये फैले हुए हैं। चाप के रूप में प्रशांत महासागर में फैले हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हमने इसका देख ही लिया है। इसके बाद में अगर धरातलीय बनावट की बात करें या उच्चावच की हम बात करें तो जापान धरातलीय उच्चावच की दृष्टि से एक पर्वतीय देश है। उच्चावच की दृष्टि से यह एक पर्वतीय देश है, यानी पर्वतों का विस्तार है वो जापान में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उच्चावचीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह क्या है, एक पर्वतीय देश है। और इसके कुल भू विस्तार की अगर हम बात करें तो उसमें से लगभग 86% भाग पर पर्वत श्रेणियां हैं वो पाई जाती हैं। 86% भूभाग पर या क्षेत्रफल पर पर्वत श्रेणियां
पाई जाती हैं। तो 86% भाग जो है उसके ऊपर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त मैदानी भाग की अगर हम बात करें, मात्र 16% भाग पर ही मैदानी एवं समतल भाग है वो पाया जाता है। 16% भाग पर मैदानी एवं समतल भाग पाया जाता है। तो इस प्रकार से उच्चावच की दृष्टि से अगर हम देखें तो जापान एक पर्वतीय देश है। भूभाग के लगभग 86% भाग पर क्या है, पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं और 16% भाग पर ही मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो इतने इसका जो, हालांकि इसका क्षेत्रफल भी बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी ये जो द्वीपीय जो क्षेत्र हैं इसमें पर्वतों का विस्तार है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार की अगर हम स्थलाकृतियों की बात करें तो जापान को हम 2 स्थलाकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं, एक तो पर्वतीय भाग और दूसरा है मैदानी भाग। 2 स्थलाकृतिक प्रदेश, एक है पर्वतीय भाग और दूसरा है मैदानी भाग। यानी पर्वतीय भाग और मैदानी भाग 2 ही प्रकार के उच्चावच यहाँ पर पाए जाते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पर्वतीय भाग, यानी पठारी भाग है वो इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता, या जापान में पठार का विस्तार है वो नहीं पाया जाता। नंबर 1 पर्वतीय भाग। तो वास्तविकता में अगर हम देखें तो जापान जो द्वीप समूह है उसके द्वीपों का जो निर्माण है वो पर्वत श्रेणियों के जलमग्न होने से हुआ है। यानी पर्वत श्रेणियों जो समुद्र में डूब गई पर्वत श्रेणियां, यानी पर्वत श्रेणियों के जलमग्न होने से उनका ऊपरी हिस्सा जो था उस पर मलबा का जो विस्तार हुआ, उसका अपर्दन जो हुआ, उससे इसका निर्माण हुआ इन द्वीपों का। तो पर्वत श्रेणियों के जलमग्न होने से निर्माण हुआ है। यानी जापान के जो द्वीप हैं उन द्वीपों का निर्माण किससे हुआ है, पर्वत श्रेणियों के जलमग्न हो जाने से उन द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो पर्वत श्रेणियां जब जलमग्न हो गई तो इन द्वीपों का निर्माण हुआ जो जापान के द्वीप समूह में सम्मिलित हैं। तो जापान के मध्य में, जो जापान का मध्य भाग है उसमें क्या है, एक ज्वालामुखी श्रृंखला पाई जाती है। जापान के मध्य भाग में एक ज्वालामुखी पाई जाती है। ये जो ज्वालामुखी श्रृंखला जापान के मध्य में देखने को मिलती है, इसको यानी ये ज्वालामुखी जो श्रृंखला है इसमें अनेक ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जापान का जो मध्यवर्ती भाग है, या एक ऐसे मध्यवर्ती भाग में एक घाटी है जो उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। यानी जापान के मध्य भाग में उत्तर से दक्षिण एक संकीर्ण घाटी फैली हुई है। जापान के मध्य भाग में एक तो ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला पाई जाती है, जापान के मध्य भाग में एक संकीर्ण घाटी उत्तर से दक्षिण फैली है। उत्तर से दक्षिण की ओर एक मध्यवर्ती भाग में एक घाटी फैली हुई है जिसको फोसा मैग्मा कहा जाता है, फैली है, जिसे फोसा मैग्मा कहते हैं। तो फोसा मैग्मा क्या है, जापान के मध्यवर्ती भाग में संकीर्ण घाटी जो फैली हुई है उसको क्या नाम दिया गया है, फोसा मैग्मा नाम उसको दिया गया है।
फोसा मैग्मा जापान के जो मध्यवर्ती भाग है उसमें फैली हुई एक संकीर्ण घाटी है। अब मध्यवर्ती घाटी के उत्तर से दक्षिण तक इसमें जो ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि जापान के मध्यवर्ती भाग में अनेक ज्वालामुखी पर्वतों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो इसके मध्यवर्ती भाग में ज्वालामुखी पर्वत उत्तर से दक्षिण फैले हुए हैं और इस ज्वालामुखी में लगभग क्या है, इस ये जो संकीर्ण घाटी है जिसको फोसा मैग्मा घाटी कहते हैं या ज्वालामुखी जो पर्वतों की श्रेणी फैली हुई है, इसमें लगभग 500 ज्वालामुखी पर्वत हैं। लगभग 500 ज्वालामुखी पर्वत है और उनमें से 60 जागृत है। सुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी हमने पढ़े, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी जो है उसमें वो लगभग 60 की संख्या में है, यानी 60 ज्वालामुखी इनमें से जागृत भी हैं। तो यह जो दरार घाटी है इसके एक और में पर्वत श्रेणियों या पर्वत श्रृंखला भी देखने को मिलती हैं। अब इसमें से अधिकांश भाग जो विशेष रूप से ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावा के आच्छादित होने से इस घाटी का जो ज़्यादातर भाग है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो ज्वालामुखी पर्वत हैं उनसे जो ज्वालामुखी उद्गार से लावा निकलता है उसके कारण इस दरार घाटी या जो फोसा मैग्मा वाली जो घाटी है उसका अधिकांश भाग क्या है, लावा से ढका हुआ है, जिसके कारण ये दिखाई नहीं देती है। ज्वालामुखी पर्वतों की यानी यहाँ की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें ज्वालामुखी पर्वतों की अधिकता एक इसकी विशेषता हम कह सकते हैं कि जापान की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या है, वहाँ के जो अधिकांश पर्वत क्या हैं, ज्वालामुखी पर्वत ही हैं। इसलिए ये इनकी एक विशेषता है कि अधिकांश जो पर्वत श्रेणियां हैं उसके पर्वत क्या हैं, ज्वालामुखी पर्वत हैं। भूगर्भिक दृष्टि से जो मध्यवर्ती जापान का क्षेत्र है वो एक निर्बल भू क्षेत्र है। मध्यवर्ती जापान एक निर्बल भू क्षेत्र है। निर्बल भू क्षेत्र है, इसकी वजह से अब कमजोर जहाँ पर भूप्रपट्टी होगी वहाँ पर क्या है, नवीन प्रपट्टी या कमजोर प्रपट्टी निर्बल भू क्षेत्र जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या ज़्यादा आते हैं, भूकंप अधिक आते हैं। तो कमजोर भूप्रपट्टी यानी मध्यवर्ती जो जापान विशेषतः हम इसके बीच के भाग की अगर हम बात करते हैं, पूरा का पूरा क्षेत्र, ये मध्यवर्ती भाग जो है वो एक कमजोर धरातलीय स्वरूप कह सकते हैं, कमजोर धरातलीय प्रपट्टी कह सकते हैं, कमजोर निर्बल क्षेत्र इसको हम भू क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, भूकंप ज़्यादा आते हैं इस क्षेत्र में। और यहाँ पर लगभग क्या है, ये वीक जोन है, ये वीक जोन होने की वजह से यहाँ प्रतिवर्ष 1500 के लगभग भूकंप आते हैं। 1500 के लगभग भूकंप आने के कारण जापान को क्या कहा जाता है, भूकंपों का देश। तो इस प्रकार से ये जो जापान का मध्यवर्ती जो फोसा मैग्मा वाला क्षेत्र है उसमें एक तो पर्वत श्रेणियां जो पाई जाती हैं उनमें ज्वालामुखी पर्वतों की अधिकता, ये इनकी विशेषता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो जापान के मध्यवर्ती भाग जो हैं वो कमजोर भूप्रपट्टी है, वहाँ पर निर्बल क्षेत्र हैं, वीक जोन है। इसकी वजह से वहाँ पर क्या होते हैं, भूकंप ज़्यादा आते हैं। इसी कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 1500 की संख्या में भूकंप आते हैं। इसलिए जापान को क्या कहा जाता है, भूकंपों का देश इसको कहा जाता है। इसलिए भूकंपों का देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1500 से अधिक यहाँ पर भूकंप आते हैं। बीच का भाग है उसमें भूकंप ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये यहाँ की जो भूप्रपट्टी है वो क्या है, कमज़ोर भूप्रपट्टी पाई जाती है मध्यवर्ती जापान में। जापान का जो सबसे बड़े या सर्वाधिक ज्वालामुखी पर्वत हैं वो होन्शु द्वीप में ही स्थित हैं, क्योंकि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु। तो सर्वाधिक ज्वालामुखी पर्वत भी कहाँ पर हैं, होन्शु द्वीप में स्थित हैं।
ज्वालामुखी पर्वत होन्शु द्वीप में स्थित है। ये जो द्वीप है ये कौन सा द्वीप है? होन्शु। ये है होक्काइडो, ये शिकोकू और ये क्यूशू। तो ये जो द्वीप है होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर होन्शु द्वीप में सर्वाधिक ज्वालामुखी पर्वत भी देखने को मिलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा विस्तार इसी का है। और ये पर्वत 2000 मीटर से भी ऊंचे हैं, 2000 मीटर से ऊंचे। इसके अतिरिक्त 18 पर्वत 3000 मीटर से भी ऊंचे हैं। यानी लगभग तो वो है जो 2000 मीटर से ऊंचे हैं और 18 पर्वत श्रेणियां या 18 पर्वत चोटियां ऐसी है, ज्वालामुखी ऐसी हैं जो 3000 मीटर से भी अधिक है। होन्शु द्वीप के मध्य में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जापान का सर्वोच्च ज्वालामुखी शिखर है ये। फ्यूजियामा जो पर्वत है वो जापान का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा जो कि कौन से द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप के मध्य में। होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी इसी द्वीप में पाए जाते हैं। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 3778 मीटर, 3778 मीटर ऊंचा है होन्शु ये फ्यूजियामा पर्वत। तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है वो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 3778 मीटर है। इसके बाद में होक्काइडो द्वीप के मध्य भाग में ज्वालामुखी पर्वतों की एक गांठ पाई जाती है। ये होक्काइडो द्वीप है, इसके मध्य में ज्वालामुखी पर्वतों की गांठ है वो पाई जाती है। ज्वालामुखी पर्वतों की गांठ से मतलब ये है कि उस स्थान से विभिन्न दिशाओं में पर्वत श्रेणियां निकलती है। यानी वो एक सेंट्रल पॉइंट है और उससे फिर अलग अलग दिशाओं में पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। जैसे इससे पहले हमने एक पढ़ा था जो एशिया का हम अध्ययन कर रहे थे, पामीर की गांठ। एक बच्चे ने पूछा भी था ये कमेंट में, पामीर की गांठ क्या है? तो पामीर की गांठ क्या है? पामीर का जो पठारी क्षेत्र है वो एक सेंट्रल पॉइंट के रूप में कार्य कर रहा है। उससे पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व सभी दिशाओं में क्या है अनेक पर्वत श्रेणियां निकल रही हैं। जैसे मैंने आपको वहाँ से निकलने वाली विभिन्न पर्वत श्रेणियों के बारे में बताया था। तो वो एक सेंट्रल पॉइंट के रूप में काम कर रहा है, वो एक केंद्र बिंदु के रूप में वहाँ से विभिन्न क्षेत्रों से की ओर पर्वत श्रेणियां निकल रही हैं। तो उस केंद्र को क्या कह दिया जाता है? गांठ कह दिया जाता है। तो वो पामीर की गांठ है, वो विभिन्न पर्वत श्रेणियां वहाँ से निकलने के कारण उसको पामीर की गांठ कहा जाता है। उसी प्रकार ज्वालामुखी पर्वतों की गांठ है वो कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ जापान के होक्काइडो द्वीप में ज्वालामुखी पर्वतों की गांठ पाई जाती है। यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों की ओर यानी विभिन्न दिशाओं से यहाँ पर जो ज्वालामुखी पर्वत श्रेणियाँ हैं वो फैली हुई हैं। क्यूशू और शिकोकू द्वीप में भी ज्वालामुखी, क्यूशू और शिकोकू द्वीप है उसमें भी ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, लेकिन वो कम संख्या में है। और इन यानी होन्शु और होक्काइडो में जो पाए जाते हैं उनकी तुलना में उनकी ऊंचाई भी कम है, यानी अपेक्षाकृत कम ऊंचे है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये दो समांतर श्रेणियां यहाँ पर पाई जाती हैं। मध्यवर्ती जो संकीर्ण घाटी है उसमें पूर्व पश्चिम में चाप की भांति से फैली हुई दो समांतर जो पर्वत श्रेणियों का विस्तार यहाँ पर हुआ है, यानी ज्वालामुखी पर्वतों से संबंधित दो समांतर श्रेणियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। जो ज़्यादातर इनका अधिकांश विस्तार है वो कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है? होन्शु द्वीप के क्षेत्र में देखने को मिलता है, होन्शु द्वीप में देखने को मिलता है। होन्शु के मध्य भाग में पर्वत श्रेणियों का विस्तार पूर्व से पश्चिम में देखने को मिलता है। होन्शु द्वीप है उसके मध्य में पूर्व से पश्चिम पर्वत श्रेणियों का विस्तार
पाया जाता है। तो होंशु द्वीप के मध्य भाग जो है होंशु द्वीप का, उसमें पूर्व से पश्चिम ये ज्वालामुखी पर्वत श्रेणियां हैं वो देखने को मिलती हैं। इसी में मध्यवर्ती जो पर्वत है वो कौन सा स्थित है, फ्यूजियामा। होंशु द्वीप पर ही स्थित है मध्यवर्ती फ्यूजियामा पर्वत जो है, जिससे जापानी लोग हैं वो अत्यंत रमणीक और इसको पवित्र या स्वर्ग इसको मानते हैं। पवित्र या स्वर्ग इसको मानते हैं, अत्यंत रमणीक, पवित्र या स्वर्ग है वो इसको लोग इसे अत्यंत इसको पवित्र, रमणीक या स्वर्ग की संज्ञा है वो फ्यूजियामा पर्वत को जापान के लोगों के द्वारा दी गई है, तो जो कि होंशु द्वीप के मध्य भाग में स्थित हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्वतीय भाग का विस्तार है वो जापान के मध्यवर्ती भाग में वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके पूर्व में एक पर्वत स्थित है, यानी फ्यूजियामा के पूर्व में एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है फिजोकू। फ्यूजियामा के पूर्व में स्थित पर्वत जिसका नाम क्या है, फिजोकू, जिसको जापान के लोग नरक मानते हैं, यानी फ्यूजियामा को पवित्र मानते हैं, और उसके पूर्व में स्थित जो पर्वत है जिसका नाम क्या है, फिजोकू, जिसको नरक माना जाता है। दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में एक लंबाकार पर्वत श्रृंखला है जिसको जापानी लोग नरक से स्वर्ग का मार्ग मानते हैं। दोनों के मध्य में जो लंबाकार पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला पाई जाती है उसको जापानी लोग क्या मानते हैं, स्वर्ग से नरक का मार्ग। कौन सी के मध्य, फ्यूजियामा से फिजोकू के मध्य में जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है उसको स्वर्ग का मार्ग, नरक से स्वर्ग का मार्ग है उसको माना जाता है, रूट फ्रॉम हेल टू हेवन। मध्य होंशु से दक्षिण में अगर हम जाएं तो पूर्वी पर्वत श्रेणियों का विस्तार है जो कि कहाँ तक चला जाता है, शिकोकू और क्यूशू तक चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यानी पूर्वी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में मध्यवर्ती घाटी है, उसके पश्चिमी भाग में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो अधिक ऊंची पाई जाती हैं, जिनकी ऊंचाई हमने पहले भी देखी, 3000 मीटर से ऊंचे जो 18 पर्वत पाए जाते हैं वो मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों में देखने को मिलते हैं। तो इन पर्वत श्रेणियों में अकायसी सबसे ऊंची आती है, अकायसी पर्वत श्रेणी है वो मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों में सर्वाधिक ऊंची श्रेणियों में से एक है। इसके अलावा हिडा है, किगाने है, हिडा और किगाने ये भी जापान की मुख्य पर्वत श्रेणी जिनकी औसत ऊंचाई कितनी 3000 मीटर से अधिक है वो पाई जाती है। हिडा पर्वत भी 3000 ये श्रेणी है वो 3000 मीटर से ऊंची है। किगाने है वो 3600 मीटर के आसपास है और हिडा है वो 3000 मीटर के आसपास है। तो ये जापान की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ा। जैसा कि हम देखा जापान का जो उच्चावच है या रिलीफ जो है यहाँ का, उसमें लगभग 86% है वो पर्वत श्रेणियों का विस्तार है वो पाया जाता है, और उसमें से अधिकांश पर्वत श्रेणियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं, ज्वालामुखी पर्वत हैं। 500 से अधिक ज्वालामुखी पर्वतों का यह विस्तार पाया जाता है, जिसके सर्वाधिक जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, होंशु द्वीप में उनका सर्वाधिक विस्तार हुआ है। 60 यहाँ पर जागृत ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। मध्यवर्ती भाग कमज़ोर होने के कारण भूकंप ज़्यादा आते हैं, इसलिए जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं। अब समतल मैदानी भाग है उसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।